लोगों के गुनाह उनका पीछा करते रहे हैं, कभी ना कभी वे पकड़ में आ जाते हैं। तो आज शुरुआत जब 3 जख्मों और इंसाफ की 3 दास्तानों से। कल मुंबई हमलों का एक आरोपी तहव्वुर राना भारत लाया जा रहा है। सुबह मुंबई हमलों से पहले उसी ने अलग अलग जगहों की रेकी की थी। साथ ही एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी तरह जयपुर में 2008 में हुए सीरियल धमाकों के 4 मुजरिमों को उम्र कैद सुनाई गई। उन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई, 185 घायल हुए। और ये तीसरी तस्वीर है, वो हैदराबाद से आई है। यहाँ 2013 में दिलसुख नगर में 2 धमाके एक के बाद हुए थे। इन धमाकों के 5 मुजरिम को 2019 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कल इस फैसले को बरकरार रखा। इन सब खबरों पर हम आगे विस्तार से जानकारी आपको देंगे। तो आखिरकार तहव्वुर राना को कल सुबह भारत लाया जा रहा है। 26/11 हमले यानी 26 नवंबर 2008 को मुंबई के हुए धमाकों और जो हमले हुए थे वहाँ पे कई इलाकों में, उसका मास्टरमाइंड तक कहा जाता है। तहव्वुर राना इस समय एक विशेष विमान में है जो अमेरिका से उड़ चुका है और कल भारत में उतरेगा। इस वक्त ये शख्स भारत आ रहे विमान में आ रहा है। 26/11 की आरोपी तहव्वुर राना को एनआईए के 7 लोगों की टीम अपने साथ लेकर आ रही है। गुरुवार सुबह तक वो भारत में होगा। ये जांच एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है। अमेरिका में 6 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद उसे भारत लाया जा सका है। तहव्वुर राना ही वो शख्स है जिसने मुंबई के ठिकानों की रेकी की थी। वो मुंबई हमलों के एक और आरोपी डेविड कोलमैन हेडली का दोस्त था और उसी ने हेडली को यहाँ के ब्लूप्रिंट दिए थे। राना 13 नवंबर 2008 से लेकर 21 नवंबर 2008 तक मुंबई में रहा। उसके निकलने के 5 दिन बाद मुंबई में ताज, ओबेरॉय और सीएसटी जैसे अहम ठिकानों पर आतंकी हमले हुए। इन हमलों में 168 लोग मारे गए, 328 घायल हुए। इन हमलों के बाद से ही तहव्वुर राना अमेरिका में छुपा बैठा था। तहव्वुर राना मूलतः पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर भी रह चुका है। उसके पास कनाडा की नागरिकता थी। मुंबई हमलों में राना और हेडली की काफी अहम भूमिका रही। डेविड कोलमैन हेडली 9 बार भारत आया। उसने भारत के कई शहरों की रेकी की और उसने लगातार इस दौरान सैकड़ों बार तहव्वुर राना से बात की। दोनों के बीच ईमेल का आदान प्रदान भी चलता रहा। फर्जी आईडी से होने वाली ये बातचीत कोड वर्ड में होती रही। राना और डेविड कोलमैन हेडली 2009 में डेनमार्क में हमले की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच एफबीआई ने 3 अक्टूबर 2009 को डेविड हेडली को शिकागो से गिरफ्तार कर लिया। हेडली के बयान के आधार पर अगले कुछ दिन में तहव्वुर राना शिकंजे में आ गया। 27 अक्टूबर 2009 को एफबीआई ने दोनों के खिलाफ भविष्य में हमलों को लेकर शिकायत दर्ज की। 2013 में तहव्वुर राना को अमेरिका में 14 साल की सजा हुई, जबकि डेविड कोलमैन हेडली को 35 साल की। इसी बीच भारत में 26/11 के आरोपियों को कानून के दायरे में लाने की कवायद शुरू हुई। 2009 में ही एनआईए ने 26/11 हमलों को लेकर पहला केस दर्ज किया। नवंबर 2011 में एनआईए ने अपनी पहली पूरक चार्जशीट हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, साजिद मीर, मेजर इकबाल, इलियास कश्मीरी समेत राना और हेडली को भी आरोपी बनाया। आरोप पत्र में 134 गवाहों के बयान, 210 दस्तावेज और 106 ईमेल शामिल थे। इनमें डेविड हेडली की पत्नी का एक ईमेल भी था जिसमें उसने हेडली को ग्रेजुएशन के लिए बधाई दी थी और कहा था कि उसने आतंकी हमले का प्रसारण देखा। एनआईए की ओर से एक्सेस किए गए ईमेल से पता चला कि 26/11 के हमलों से पहले डेविड हेडली
और तहब्बुर राणा लगातार संपर्क में थे। दरअसल तहब्बुर राणा मुंबई में फर्जी इमिग्रेशन एजेंसी चला रहा था। उसने मुंबई में दफ्तर खोल रखा था। इसी के नाम पर भारत आया। जब ये राज खुला कि 26/11 के पाक हैंडलर्स को असल में डेविड कोलमैन हेडली और तहब्बुर राणा की मदद मिलती रही, तब सब हैरान रह गए। हेडली अब भी अमेरिकी जेल में है, लेकिन तहब्बुर राणा को भारत लाने की कवायद शुरू हो गई। 2020 में अमेरिकी जेल में राणा की सजा पूरी हुई। इसके बाद भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की। 2020 से अलग अलग अदालतों में मामला चलता रहा। राणा ने अपने पाकिस्तानी मूल के होने की दुहाई दी, अपनी बीमारियों का भी हवाला दिया, भारतीय जेलों की हालत की भी शिकायत की। उसने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की भी आड़ लेने की कोशिश की, लेकिन उसे अमेरिका की किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। अंततः ट्रंप के सत्ता में आते आते राणा को भारत भेजे जाने का माहौल बन चुका था। खुद ट्रंप ने राणा के प्रत्यर्पण की बात कही। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. तो अब राणा भारत पहुंच रहा है, लेकिन सवाल है भारत में उसे कहां रखा जाएगा। अब तक की सूचना के मुताबिक वो विशेष अमेरिकी विमान से भारत लाया जा रहा है। विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एरिया में उतरेगा। उसे एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक उससे दिल्ली में ही कई दिन तक पूछताछ होगी। इस पूछताछ में एनआईए के अलावा और भी एजेंसियां शामिल होंगी। वैसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी उसको रखने की तैयारी की जा रही है। वैसे राणा के प्रत्यर्पण के पीछे एक चेहरे को श्रेय देना होगा। ये हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो लगातार इस केस के पीछे लगे रहे। उनके साथ एनआईए की टीम भी हर स्तर पर जुटी रही। उसके केस की निगरानी एनआईए में एडीजी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। 26/11 के इंसाफ का एक दौर पूरा होने को है। अमेरिका में कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद तहब्बुर राणा का भारत आना अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन उससे बड़ी बात अब ये होने वाली है कि तहब्बुर राणा भारत आकर जांच के दौरान क्या खुलासे करता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके खुलासे से पाकिस्तान के वो चेहरे बेनकाब होंगे जो मुंबई 26/11 हमलों के पीछे हैं। तो एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ में मुंबई पुलिस भी तहब्बुर राणा से अपने केस में पूछताछ करेगी, जिससे कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। उधर जयपुर बम ब्लास्ट के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में जयपुर की विशेष अदालत ने 4 आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार 8 धमाके हुए थे। 9 बम वहां पर जिंदा मिले थे। धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी, 185 घायल हुए थे। फैसले के बाद उनका न्याय में भरोसा जगा है। हालांकि वे चाहते हैं कि सरकार उनकी आजीविका के लिए भी सोचे। जयपुर बम ब्लास्ट के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में जयपुर की विशेष अदालत ने 4 आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार 8 धमाके हुए थे। 9वां बम जिंदा मिला था। धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी, 185 घायल हुए थे। फैसले के बाद उनका न्याय में भरोसा जगा है। हालांकि वे चाहते हैं कि सरकार उनकी आजीविका के लिए भी सोचे। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, आज होना भी चाहिए था, क्योंकि हजारों आदमियों के घायल हुए हैं। अच्छा फैसला हुआ है सर, अच्छा हुआ है। बम ब्लास्ट के मामले में आरोपियों को विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन उस फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया था। सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। हालांकि अभियोजन पक्ष का दावा है कि इस बार उन्होंने बेहतर तैयारी की है।
इन आरोपियों को कोर्ट ने यूएपीए की धारा 13 और 18, आईपीसी की धारा 120B, 121A, 124A, 153A और 307 में दोषी माना है। समय के बाद जब ऐसे निर्णय आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो लंबा समय लगा उसकी कुछ हद तक शायद भरपाई हो पाए, शायद पीड़ित ये देख पाए, समझ पाए कि हाँ एक अपराध तो हुआ था, बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन आज हमें न्याय मिला है। सरवर आजमी, सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, शाहबाज अहमद को कोर्ट ने जब आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। वे हंसते मुस्कुराते कोर्ट से बाहर निकले। पहले भी थम्स अप का निशान दिखा चुके हैं, अब वे हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। फैसले की कॉपी हमारे पास नहीं है, 600 पेज का फैसला है। फैसला पढ़ने के बाद ही आपको बता पाऊंगा कुछ मैं। अपील करेंगे, डेफिनेटली अपील करेंगे हाईकोर्ट में, क्योंकि इसी एविडेंस के ऊपर हाईकोर्ट में 8 मुकदमों में भरी हुए हैं, तो कोई अलग एविडेंस है नहीं, इसलिए इसमें अच्छे की उम्मीद है हाईकोर्ट से। बम ब्लास्ट को 17 साल हो चुके हैं। बम ब्लास्ट का कोई आरोपी सलाखों के पीछे नहीं है। पीड़ितों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें न्याय मिल पाएगा। हैदराबाद के दिल सुख नगर बम विस्फोट केस में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया। इस मामले में 5 दोषियों ने निचली अदालत में मौत की सजा के फैसले को रद्द करने की अपील दायर की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया। कोर्ट ने एनआईए की विशेष अदालत के फैसले को कायम रखा। 21 फरवरी 2013 को दिल सुख नगर में 2 बम धमाके हुए थे। एक बम विस्फोट दिल सुख नगर बस स्टॉप पर और दूसरा मिर्ची पॉइंट पर हुआ था। इस दोहरे विस्फोट में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। साथ ही इस आतंकी हमले में 131 लोग घायल भी हुए थे। इस केस में एनआईए ने 5 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। एनआईए कोर्ट से सजा पाने के बाद इन दोषियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गुजरात के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि बीजेपी को केवल कांग्रेस ही हरा सकती है, बाकी पार्टियों के लिए ये संभव नहीं है क्योंकि उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में पार्टी ने प्रस्ताव पारित कर कहा है कि राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के बूते बीजेपी को चुनौती दी जाएगी। अहमदाबाद में कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक बुधवार को खत्म हो गई। पार्टी ने बुधवार को 2 प्रस्ताव पारित किए। इसमें पहले प्रस्ताव का नाम न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष रखा गया था। प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी के खून में कुर्बानी और राष्ट्रवाद है। पार्टी के राष्ट्रवाद का मतलब सभी लोगों के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा है, जो बीजेपी के राष्ट्रवाद से अलग है। कांग्रेस लोकतंत्र की प्रहरी और संविधान की रक्षक है। मंडल कमीशन की सिफारिश पर कांग्रेस सरकार ने सितंबर 1993 में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। SC/ST और पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जाएगी। मोदी सरकार ने विदेश नीति को विवश नीति बना दिया है। गिरती अर्थव्यवस्था चिंता का विषय है। इस मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को केवल कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है। जाति जनगणना एक कदम है। मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। उस समय मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश के संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पार्टी में संगठन को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों और जिला इकाइयों को ज्यादा शक्तियां देने का फैसला किया गया है। इस बात का ऐलान खुद राहुल गांधी ने किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी नेताओं को एक चेतावनी दी। That it is your responsibility to defend the constitution. It is your responsibility to defend the ideology of the Congress party. जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते, उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते, उन्हें रिटायर होना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल तो ज़रूर होगा कि उदयपुर चिंतन शिविर में भी संगठन की मजबूती के लिए कई फैसले किए गए थे, लेकिन वो ठंडे बस्ते में ही पड़े रह गए। अब इन कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद ज़रूर होगी कि जिस तत्परता से पार्टी ने नए कदमों का ऐलान किया है, वो धरातल पर उतर सके, ताकि पार्टी में
नई जान फूंकी जा सके। अहमदाबाद से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।